इसलिए मैंने बोला था और उस टाइम आपसे प्रॉमिस किया था कि आप कमेंट्स में जब बताएंगे तो मैं उस पर सारे कमेंट्स को मिला के एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो आज ये वीडियो उसी पर है। नमस्कार दोस्तों, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है ये बताते हुए कि ACL रिकंस्ट्रक्शन एंड मेनिस्कस रिपेयर पर वीडियो बनाने का जो एम था, लोगों को अवेयर करने का और उनकी हेल्प करने का जो एक पर्पस था, उसको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। बिकॉज आई नो कितने क्वेश्चंस आए थे मेरे दिमाग में सर्जरी से पहले और उसके बाद। आई नो वो टाइम बहुत ही इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल था, स्ट्रेस से भरा हुआ था। उस टाइम कितना हेल्पलेस फील हो रहा था। यही सब सोचकर आपको मैंने जो फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था सर्जरी से पहले और सर्जरी वाले दिन का प्रोसेस क्या था, उसके बाद सेकंड वीडियो में बताया डे 1 से लेकर 6 मंथ्स की जर्नी के बारे में। देन थर्ड वीडियो में आपको बताया आफ्टर 6 मंथ्स टू 9 मंथ्स, इन शॉर्ट कहा जाए तो रिटर्न टू स्पोर्ट्स वाली कंडीशन कैसी होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या एक्सरसाइज होती है, ये सब बताया। फिर उसके बाद कमेंट्स आए कि आपका रूटीन क्या रहा फिजियोथेरेपी का, कि क्या एक्सरसाइज करी। फिर उसके बाद आप लोगों के लिए एक वीडियो रेडी किया कि मैंने क्या फॉलो किया डे 1 से लेकर 9 मंथ्स तक। देन उसके बाद डाइट एंड न्यूट्रिशन पर बनाया। फिर उसके बाद कि कैसे रिकवरी को फास्ट किया जा सकता है न्यूट्रिशन से। देन डेविड टेस्ट पर बनाया और उसके बाद मेंटल हेल्थ कैसी रहती है और आप कैसा फील कर रहे होते हैं उस टाइम पर, आपके थॉट्स क्या होते हैं, आपका एटीट्यूड क्या होता है और कैसा होना चाहिए। लोगों के काफ़ी डाउट्स रहते हैं। ऑल्दो मैंने कोशिश करी कि वीडियो में सारी चीज़ें कवर हो जाए, बट होता है कि नहीं हो पाता। इसलिए मैंने बोला था और उस टाइम आपसे प्रॉमिस किया था कि आप कमेंट्स में जब बताएंगे तो मैं उस पर सारे कमेंट्स को मिला के एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो आज ये वीडियो उसी पर है। तो पहला क्वेश्चन ये रहता है लोगों के दिमाग में कि नी बेंडिंग में काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है और क्या रहता है कि पेन कब तक रहेगा। तो इसका देखो जो आंसर है वो ये है कि नी बेंडिंग में आपको दिक्कत कितनी आएगी, पेन जब तक आपको फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं मिलता। आप कहेंगे कि भाई नी बेंडिंग कितने टाइम में हमें अचीव हो जाएगी। तो देखो जब सर्जरी होती है, सर्जरी के स्टार्टिंग के 2 वीक्स में आपको 30 डिग्रीज अचीव करना होता है। देन 2 to 4 वीक्स में 60 डिग्री, देन उसके 4 to 6 वीक्स में 90 डिग्री। देन उसके बाद 8 वीक्स तक, मतलब एक एम लेके चल रहा है जो हम 30 डिग्रीज ऐड करने का, वो आपको नेक्स्ट 6 to 8 वीक्स में आपको अचीव करना होता है। और जब तक आपकी फुल नी बेंडिंग, फुल रेंज ऑफ मोशन अलाउ नहीं होता, तब तक आपको पेन होगा, आपकी स्वेलिंग भी रहेगी। सो अगला क्वेश्चन है नी ब्रेस एंड वॉकर कब डिसकंटिन्यू होगा और कब बिना नी ब्रेस के हम लोग चल पाएंगे। तो देखो नी ब्रेस जो है वो आपका 6 वीक्स के बाद डिसकंटिन्यू होता है, सेम विद वॉकर। लेकिन जब आपका पहले नी ब्रेस होता है, लेकिन डॉक्टर उसके बाद आपको एडवाइस देते हैं आफ्टर 6 वीक्स के रात को पहनकर सोना है, क्योंकि डॉक्टर नहीं चाहते कि ACL पे आपके किसी भी तरह का स्ट्रेस पड़े। अब उसके बाद बात करते हैं वॉकर की। तो वॉकर के साथ भी सेम सीन रहता है और बिना वॉकर के आप वॉक तभी कर पाते हैं तब आपकी बॉडी को एक कॉन्फिडेंस आता है। तो स्टार्टिंग में आपको वॉकर के साथ वॉक करनी होती है। देन आफ्टर 6 वीक्स उसके बाद डॉक्टर धीरे धीरे करके बोलते हैं कि अब वॉकर को डिसकंटिन्यू करना है। लेकिन हमारी बॉडी को तो आदत पड़ जाती है, क्योंकि 6 हफ्ते से हम वॉकर के सहारे ही चल रहे होते हैं। तो हो सकता है बहुत सारे केसेस में डॉक्टर बोलते हैं कि आप स्टिक ले लीजिए, स्टिक के सहारे चलिए, मतलब कि वॉकर से पहले स्टिक पर। बट मैं अपने केस में बताऊं तो मैंने स्टिक का यूज़ नहीं किया था, वॉकर के बिना ही मैं वॉल सपोर्ट, मतलब कि दीवार पकड़ कर चल रहा था। देन धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और उसके बाद फिर मैंने वॉक करना स्टार्ट किया। अब इसमें एक और चीज़ भी मैटर करती है, आपकी बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस। वो मैंने आपको एक्सरसाइज वाली वीडियो में बता रखा है। तो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था मेरी कौन सी मेथड से सर्जरी हुई है और यही ही क्यों और क्यों नहीं। तो देखो इसका आंसर ये है कि जो पहली चीज़ मेरी जो सर्जरी हुई है वो बायोस्क्रू हुई है। बायोस्क्रू क्या होता है कि जो आपकी हड्डी के अंदर ही कुछ सालों में वो डिज़ोल्व हो जाता है, गल जाता है। देन अब यही सर्जरी क्यों और कोई क्यों नहीं। तो देखो ये जो डॉक्टर से मैंने और भी सर्जरी के बारे में पूछा था, लेकिन उन्होंने मेरे को आंसर दिया कि जो बायोस्क्रू होती है वो ट्रेडिशनल बेस्ड सर्जरी है। मतलब कि अगर उनको पता होता है कि आगे क्या क्या दिक्कत आ सकती है, बट जो अदर सर्जरी है वो नई सर्जरी है, उसमें कोई दिक्कत आती है तो उसमें उसको रिजॉल्व करने में बहुत आपको ही दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। उन्होंने मेरे को इस चीज़ का ये आंसर किया था, तो दैट्स व्हाई आई चोज बायोस्क्रू। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा था कि इसकी कितनी कॉस्ट आती है। तो कॉस्ट का बता दूं, 45,000 से लेकर 50,000 के बीच में ACL रिकंस्ट्रक्शन की और मेनिस्कस रिपेयर की। अब इसका एक और चीज़ बता दूं, एज ये स्वामी गवर्नमेंट हॉस्पिटल था तो इसमें सर्जरी कॉस्ट आई थी, डॉक्टर की कोई फीस नहीं होती।
बट मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भी पता किया जहाँ मेरे को बताया था इसका खर्चा 3.5 लाख से लेकर 4 लाख तक विद मेनिस्कस रिपेयर एंड ACL रिकन्स्ट्रक्शन का। तो इसलिए मैं हमेशा कमेंट्स में बोलता हूँ कि जो आपकी फ़ी हो सकती है कहीं पे 1 लाख भी हो सकती है, कहीं पे 1.5 लाख भी हो सकती है। जो मेरी इस हॉस्पिटल सफदरजंग हॉस्पिटल में जो फीस थी वो इतनी थी। अब जो अगला क्वेश्चन है कि किस डॉक्टर ने मेरी सर्जरी करी थी और मेरी कंडीशन क्या है अभी। तो देखो, जो डॉक्टर का नाम अगर आप मेरे को इंस्टा पे DM करेंगे मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। रही बात जो मेरी अभी कंडीशन है, कंडीशन मेरी बहुत बेटर है, मैं पहले से बेटर फील कर रहा हूँ, रनिंग कर पा रहा हूँ, सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन आता है कि अभी मुझे पेन होता है या नहीं। तो अभी देखो, पेन तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं रनिंग कर रहा हूँ, अपने ड्रिल्स कर रहा हूँ और स्पोर्ट्स भी खेल रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, जो कहता है कि 100% वाला रिकवरी वाला सीन नहीं है, क्योंकि अभी मेरी सर्जरी को भी मैंने नवंबर में मेरी सर्जरी हुई थी 24 नवंबर को, और अभी क्या आज डे है अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर का स्टार्टिंग वीक चल रहा है। तो मतलब ऑलमोस्ट लगा लो 10 से 11 महीने के बीच मेरी सर्जरी को हो चुके हैं। तो उसके हिसाब से मैं काफ़ी बेटर है। रिकवरी की बात करें तो मैंने 90% के आसपास मैंने रिकवर कर लिया है। अब जो अगला क्वेश्चन आता है, एनेस्थीसिया का असर कम होने के बाद पेन इंक्रीज होता है। तो देखो, जब जो एनेस्थीसिया का असर रहता है, जब आपकी सर्जरी हो रही होती है तो 4 से 5 घंटे आपको कोई मूवमेंट पता नहीं चलेगी। 4 से 5 घंटे मतलब ये लगा लो 2 से 3 घंटे के आसपास आपका लोअर बॉडी में नहीं पता चलेगा जो भी चीज़ें एक्टिविटी हो रही हैं। लेकिन जैसे जैसे उसका असर कम होता जाता है तो पेन तो मुझे देखो उस टाइम पे कोई फील नहीं हुआ था। बस मुझे एक टाइम पे पेन फील हुआ था जब मेरे को एक्सरे के लिए ले जाया गया था। जैसे मेरी सर्जरी 2 बजे के आसपास हुई थी, तो शाम को 6 बजे के आसपास तब एक्सरे के लिए ले जाया गया था। तब उन्होंने मुझे ऐसे करके मोड़ा था, तो साइड प्रोफाइल चाहिए थी उनको एक्सरे की। तब उस टाइम मुझे हल्का पेन फील हुआ क्योंकि उन्होंने ऐसे करके घुमा दिया था। बाकी उसके बाद तो मुझे कोई पेन फील नहीं हुआ था। सो अगला क्वेश्चन आता है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कब मिला। तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मेरे को नेक्स्ट डे मिल गया था। जैसे कि मुझे लेट्स से कि आज सुबह 6 बजे बुलाया और नेक्स्ट डे मुझे दोपहर तक मैं वापस घर आ चुका था। दोपहर तक मेरे को मतलब डिस्चार्ज मिल चुका था, शाम तक मैं घर आ चुका था, क्योंकि कोई मुझे ऐसे सिम्टम्स नहीं थे। बट होते हैं तो डॉक्टर अपने निगरानी में रखते हैं आपको 1 दिन 2 दिन तक, देन उसके बाद वो आपको छोड़ देते हैं कि घर जाने को बोल देते हैं। अब आप लोगों ने पूछा कि मेरी सर्जरी किस हॉस्पिटल से हुई थी और उसका एड्रेस क्या है। तो देखो, मेरी जो सर्जरी हुई थी वो सफदरजंग हॉस्पिटल स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर से हुई थी, और जो कि दिल्ली में, आप गूगल करेंगे आपको एड्रेस भी मिल जाएगा, एम्स के सामने है। मैं इतना बता देता हूँ आपको। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो सर्जरी के बाद नी में स्वेलिंग कब तक रहती है। तो देखो, इसका बहुत मोटा सा आंसर है, जब आपको फुल रेंज ऑफ मोशन मिल जाएगा। मतलब जो स्वेलिंग रही थी मेरी 6 to 8 वीक्स के आसपास रही थी स्वेलिंग। जब तक मेरा घुटना पूरा मुड़ नहीं रहा था तब तक स्वेलिंग थी, और स्वेलिंग रहेगी। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, क्योंकि मेरा उस टाइम नी इतना फूल रखा था, बराबर वाली लेग से ऑपोजिट लग रहा था। अब अगला क्वेश्चन जो था, मैंने चलना स्टार्ट कब किया आफ्टर डिसकंटिन्यू ऑफ वॉकर। 6 हफ्ते का टाइम लगा था मुझे वॉकर को डिसकंटिन्यू होने में। उसके बाद नेक्स्ट 2 वीक्स में मैंने स्टार्ट कर दिया था चलना। पहले बहुत ही धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया था, और जिस दिन मैं चला था उस दिन बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी दोनों लेग्स पे चलना। ऑल दो बॉडी के लिए थोड़ा वियर्ड जिसको बोलते हैं, थोड़ा अजीब बिहेवियर होता है, क्योंकि आप दोनों लेग्स पे चल पा रहे हो, क्योंकि इतने दिन से एक लेग पर ही चलना होता था वॉकर की हेल्प से। तो बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस था। सो अगला क्वेश्चन था कि बेड रेस्ट कब तक चलता है। तो बेड रेस्ट जो चलता है इसके अंदर, अगर आपका मेनिस्कस रिपेयर है तो आपको 6 हफ्ते तक आपका बेड रेस्ट चलेगा। और बेड रेस्ट भी क्या, आपको वॉकर की हेल्प से, और वॉकर की हेल्प से आप कितना ही चल पाओगे, तो उसको एज अ बेड रेस्ट ही कंसिडर किया जाता है। और इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, जब आपका ऐसा कुछ होने वाला है, मेनिस्कस रिपेयर है, ACL रिकंस्ट्रक्शन है, तो आप सर्जरी से पहले ही अपने घर में या जहाँ भी आप रहने वाले हैं वेस्टर्न टॉयलेट को प्रेफर करें। क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि इंडियन टॉयलेट्स में आपको जाना बिल्कुल अलाउड नहीं होता, क्योंकि आप बैठ ही नहीं पाओगे, और आपका जो है नी ब्रेस, आपका जो घुटना है ना, हमेशा ऐसे सीधा ही रहेगा। बस आपका जो ब्रेस है एक्सरसाइज के टाइम पर ही खोलने को बोला जाएगा, वो भी कुछ एक्सरसाइज में, जैसे जब आपको नी बेंडिंग एक्सरसाइज है तभी। बाकी तो आपको सारी एक्सरसाइज नी ब्रेस पहन कर ही करनी पड़ेगी, और आपका घुटना हमेशा सीधा रखना पड़ेगा।
अब जो अगला क्वेश्चन पूछा गया वो था कि कंप्लीट रिकवरी में कितना टाइम लगता है। तो देखो कंप्लीट रिकवरी में आपको लगभग 9 मंथ से लेकर 12 मंथ्स तक लगते हैं, तब आप अच्छा और बेटर फील करते हैं। सो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो था कि आफ्टर सर्जरी हम ऑफिस कॉलेज कब से ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो ये दोनों चीज़ें ना डिपेंड करती है आपके किस तरीके का आपका नेचर क्या है, जॉब का, आपके कॉलेज का, क्लासेस का। कॉलेज क्लासेस की बात करें तो उसमें तो बहुत ज़्यादा मूव करना पड़ता है। अदरवाइज़ ऑफिस की बात करें, वर्क प्लेस की बात करें, अगर आपकी जॉब है सिटिंग है, आपको जहाँ पे मूव नहीं करना पड़ता, तो उसके आप ये लगा लीजिए 2 महीने के बाद, 2 से ढाई महीने के बाद आप अपना ऑफिस या जो भी आपकी जगह है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर आपकी बहुत ज़्यादा आपको मूवमेंट करनी है, बहुत चलना फिरना है अपने उसमें, तो उसमें आपको टाइम लग सकता है 3 से 3.5 महीने के आसपास। ऐसा मेरे को डॉक्टर ने बोला था और मैंने भी सेम ऐसी चीज़ें फॉलो करी थी। सो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्राफ्ट यूज़ किया गया। तो इसमें मुझे हैमस्ट्रिंग का ग्राफ्ट यूज़ किया गया। अगला जो क्वेश्चन था कि आफ्टर सर्जरी फीवर, पेन, स्वेलिंग कब तक होता है। ऑल्दो मैंने इसका आंसर कर दिया, बट और थोड़े डिटेल में बता दूं कि आफ्टर सर्जरी जो फीवर होता है वो आपको हो भी सकता है और नहीं भी। ये आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी सर्जरी को लेकर कैसे रिएक्ट करती है। अगर फीवर है तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देंगे और वो देते भी हैं। रही बात पेन की, पेन मैंने बताया जब तक आपको ये होगा तब तक आपको फुल रेंज ऑफ मोशन, तब तक तो आप भूल जाइए कि आपको पेन नहीं होगा। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप नी बेंड करोगे, नी बेंड के टाइम पे आपको पेन होगा, बट मेक श्योर कि आप ज़बरदस्ती ना करो। कि एक होता है झटके से, झटका बिल्कुल नहीं देना, बहुत ही स्लोली इसको अपने टुवर्ड्स खींचना है। रही बात स्वेलिंग की, स्वेलिंग भी आपका जो कनेक्शन है वो है फुल रेंज ऑफ मोशन से। अब अगला क्वेश्चन ये था कि नी की सर्जरी के बाद जो थाई श्रिंक हो जाती है, पतली हो जाती है, क्या ये नॉर्मल है। तो हाँ, बिल्कुल ये नॉर्मल है। और इसके पीछे रीज़न ये है कि जो आपका जो मसल है ना वो वीक हो जाता है, क्योंकि जब से आपको चोट लगी है तब से वो जो मसल आप उसको यूज़ करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक डर रहता है। इसी चक्कर में वो आपका मसल श्रिंक होने लगता है। जो एक लेग आपने देखा होगा, आपका जो नॉर्मल लेग है वो तो पहले जैसा ही है, बट जिसकी सर्जरी हुई है वो पतला हो चुका होता है। तो उसमें क्या होता है, क्योंकि आपके उसके अंदर मसल के अंदर स्ट्रेंथ नहीं बची होती है, इसलिए वो पतला हो जाता है। ये सारे केसेस में नॉर्मल है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। और इसको नॉर्मल होने में, मतलब कि बराबर आपकी ऑपोजिट वाली लेग के बराबर आने में आपको इसमें लगभग 9 मंथ्स टू 11 मंथ्स लगेगा। तब आपके अभी भी, मगर अगर मैं अपना सीन बताऊं तो मेरे इसमें दोनों थाइज में अब 10% का फ़र्क ही होगा कि साइज़ के, उसमें मसल के साइज़ के बारे में बात करूं तो। यहाँ पे बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि क्या मैं फिर से पहले जैसे रनिंग कर पाऊँगा। तो हाँ, बिल्कुल आप कर पाएंगे अगर आप एक्सरसाइज ढंग से करेंगे, न्यूट्रिशन आपका ढंग से लेंगे, एक्सरसाइज में बिल्कुल चीट नहीं करेंगे, मतलब एक होता है ना ऑनेस्टी के साथ करेंगे, तो बिल्कुल आप पहले जैसे रनिंग कर पाएंगे, क्योंकि मैं अपने कॉन्फिडेंस से खुद बोल पा रहा हूँ। अब जो अगला क्वेश्चन था कि वो था कि सर्जरी जो है वो कितने आवर्स की होती है। तो देखो, अगर आपका खाली ACL रिकन्स्ट्रक्शन है तो उसमें 45 से 50 मिनट के आसपास ये सर्जरी का पूरा टाइम होता है। लेकिन जब आपका मेनिस्कस भी रिपेयर होता है तो ये टाइम 1 से 1.5 घंटे के आसपास खिंच जाता है। सो अब जो अगला क्वेश्चन पूछा गया वो था कि आफ्टर सर्जरी क्या हम ब्रेस उतार कर सो सकते हैं। तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मुझे मना किया था कि 6 हफ्ते तक आपको ब्रेस बिल्कुल उतार कर नहीं सोना है, क्योंकि जब इसका रीज़न पता है क्या है कि जब आप ब्रेस उतार कर सोते हैं तो डॉक्टर हमेशा चाहते हैं कि आपका जो लेग है ऐसे स्ट्रेट रहे। अब आप सोएंगे, मान लो आपका ये वाला लेग इधर चला गया, उधर चला गया, तो उससे क्या होगा, जो आपका नया ACL बना है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि हमेशा ब्रेस को पहनकर सोना चाहिए। अब जो अगला क्वेश्चन लोगों ने बोला कि डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला हुआ है और अब हम क्या करें, हमारा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट आने वाला है। तो देखो, इसमें अगर आपका वो फिज़िकली है और आपका ACL टीयर है जिसमें डॉक्टर ने आपको सर्जरी के लिए बोल दिया है, तो आपको डॉक्टर की एडवाइस पहले रखनी चाहिए, ना कि इवेंट। देखो, इवेंट का क्या है, आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा, बट जब आपका ACL टीयर हो जाता है तो आपको रनिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और जितना, और मान लो मैंने, और जब आप नहीं सही टाइम पे ट्रीट कराते तो वो चीज़ें इफ़ेक्ट करती है आपके मेनिस्कस पर, तो उससे आपके मेनिस्कस टीयर के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये आगे जाके डैमेज ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। बाकी आप डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लें
और उनकी एडवाइस के हिसाब से ही अपना नेक्स्ट एक्शन ले। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सर्जरी के बाद आइस पैक से कब तक सिकाई करनी है। तो सर्जरी के बाद डॉक्टर्स ने जो बताया था वो था कि 3 से 4 दिन के आसपास सिकाई करनी है। बाकी लॉन्ग टर्म में मान लो किसी को आपके घर में स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी सर्जरी नहीं हुई है, वो भी इससे आइस पैक से सिकाई कर सकता है और नी पेन में उसको आराम मिलता है। सर्जरी के 3 से 4 महीने हो गए हैं बट मैं ढंग से वॉक नहीं कर पा रहा हूँ, चल नहीं पा रहा हूँ, क्या करना चाहिए? मैं बहुत ही लंगड़ा कर चलता हूँ। तो देखो, जो आपका जो फिजियोथेरेपिस्ट है इसमें आपको बैलेंसिंग एक्सरसाइज बता सकते हैं। बैलेंसिंग एक्सरसाइज आपको इसीलिए हेल्प करते हैं ताकि आप चल सके, जो कि मैंने आपको वीडियो में, जो एक्सरसाइज वाला वीडियो है उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। और बैलेंसिंग एक्सरसाइज में आपका ऐसे होता है कि आपका एक पैर ये है तो फिर दूसरा पैर ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, फिर आपको एक एंकल पे वॉक करना होता है। मतलब एंकल आपका ये है तो ऐसे ऐसे करके आप वॉक करेंगे। सेम विद टो पे वॉक करना होता है। तो ये सारी बैलेंसिंग एक्सरसाइज होती है जिससे आप अच्छे से वॉक कर पाएंगे। अब जो अगला क्वेश्चन था कि पूरा खर्चा कितना लगेगा सर्जरी की कॉस्ट से लेकर फाइनल चलने तक। तो देखो, इसमें जो सर्जरी का मैंने आपको बता दिया है कि सर्जरी का कॉस्ट कितना आता है। उसके अलावा जो आपकी डॉक्टर विजिट्स होती है और उसके अलावा आपकी फिजियोथेरेपिस्ट की फ़ीस होती है। बाकी जो मेडिसिन का इतना कुछ खास नहीं होता, बाकी उसमें आपके विटामिन रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं और स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते की दवाइयाँ रहती हैं। देन आपके वॉकर की कॉस्ट रहेगी और ब्रेस की कॉस्ट रहेगी, नी ब्रेस की कॉस्ट रहेगी। ये सारी चीज़ें कॉस्ट रहती हैं फाइनल आपके चलने तक। अगला क्वेश्चन है कि वॉक करने पर नी वीक लगता है, नॉर्मल फील कब होगा? तो हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि स्टार्टिंग में जब आप वॉक करना स्टार्ट करेंगे अपने दोनों पैरों पर, तब आपको लगेगा कि यार अभी भी मैं गिर जाऊंगा। एक फियर रहता है अंदर, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली होता है। आपकी बॉडी उस तरीके से ट्रेन नहीं होती है, क्योंकि पिछले 6 हफ्ते से तो आप वैसे चल रहे हैं, एक पैर पर चल रहे हैं। तो नॉर्मल आते आते आपको लगभग 3 से 4 महीने के आसपास आपको जब जाकर लगेगा, तब आपका नी में एक स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाएगी। जब वो स्ट्रेंथ बिल्ड होगी तब आपको नॉर्मल फील होगा कि हाँ, आप अच्छे से चल पा रहे हैं। आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, क्या करूँ? तो ये तो बहुत कॉमन चीज़ है। जब सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा, आप मेरा मेंटल हेल्थ वाला वीडियो ज़रूर देखना। उसमें मैंने बताया हुआ है कि ACL का पूरा प्रोसेस आपकी मेंटली आपको किस तरीके से करना है, क्या चीज़ें करनी है, तो ये वहाँ पे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। अगला क्वेश्चन था कि जो मेरा पेन लेवल है वाइल क्लाइंबिंग, वर्कआउट एंड वॉकिंग। सो देखो, मुझे स्टेयर्स क्लाइंब करने में, स्टेयर्स चढ़ने में तो कोई अब पेन नहीं होता है। सेम वर्कआउट और सेम विद वॉकिंग, क्योंकि इट्स बीन ऑलमोस्ट 11 मंथ्स, तो अभी तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता है। इट्स गुड राइट नाउ। अब अगला क्वेश्चन है कि मेरी फिजियो कैसी थी, कि मैं डेली जाता था या मंथली जाता था। तो देखो, जो मेरी फिजियोथेरेपी थी जो हॉस्पिटल से मुझे प्रोवाइडेड थी, वहाँ पे मैं मंथली जाता था। दूसरी चीज़ ये कि जो मैं एक्सरसाइज था वो मैं बहुत पहले से करता आ रहा हूँ, मतलब नी वाली नहीं, बट मुझे एक बेसिक आइडिया है। और बाकी आपने वीडियोस भी देखे होंगे ACL से पहले वाले वीडियोस, जो भी मेरे न्यूट्रिशन पे होते हैं, एक्सरसाइज पे होते हैं, सारी चीज़ों पे होते हैं। तो मुझे एक आइडिया था कि किस तरीके से चीज़ें होंगी। तो मैं एक बार जाता था वहाँ पे, फिजियोथेरेपिस्ट से पता करता था, वो मुझे बताते थे। देन उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी इसलिए। अब अगला क्वेश्चन है कि लेग एक्सटेंशन मशीन पर वेट उठाने में क्या क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। तो देखो, लेग एक्सटेंशन पर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता था। उस टाइम मुझे याद है 5 kg उठाने में, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब अब स्ट्रेंथ नहीं रहेगी तो ऑटोमेटिकली आपको हल्का फुल्का तो पेन फील होगा, बट मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा उतना फोर्स ना लगा दें जो कि आपके ACL के लिए अच्छा ना रहे। आपको बेरेबल करना है, और ये नहीं कि आपका जो पेन है बहुत अनबेरेबल तक लेवल तक पहुंच जाए, उस चीज़ को अवॉइड करना है। बहुत ही हल्का हल्का, नहीं उठा पा रहे हैं तो आप सपोर्ट के साथ उसको उठा सकते हैं। रही बात लेग एक्सटेंशन की, उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है। कॉन्फिडेंस क्या हो कि मतलब अभी जो स्ट्रेंथ है उस लेवल तक नहीं पहुंची है, लेकिन हाँ, ये नहीं है कि मैं अभी 5 kg उठा पा रहा हूँ। मैं आराम से इसमें पहुंच चुका हूँ 40 kg तक। मतलब जो आपके जिम के अंदर मशीन के में 5 kg की प्लेट होती है, तो मैं उसमें 40 kg तक आराम से इसमें लगा लेता हूँ। सर्जरी के बाद करवट लेकर सो सकते हैं क्या? जी नहीं, आप सर्जरी के बाद आपको सीधा ही सोना है। एटलीस्ट 6 हफ्तों तक तो आपको कोई करवट वगैरह नहीं लेनी है। बाकी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको बेस्ट बताएंगे।
जिम कब स्टार्ट होगा आफ्टर सर्जरी? तो देखो जिम मेरा जो स्टार्ट हुआ था वो लगभग 3.5 महीने से लेकर 4 महीने के आसपास जिम मेरा स्टार्ट हुआ था। देन उसके बाद धीरे धीरे करके मेरी जो अपर बॉडी एक्सरसाइज थी वो मैंने इंट्रोड्यूस करी थी, जिसमें मैं खड़े होकर कोई एक्सरसाइज नहीं करता था। सारी एक्सरसाइज मेरी बेंच पर ही होती थी, बैठ कर होती थी। अब अगला क्वेश्चन है कि नी बेंडिंग 90 डिग्री तक अचीव करने के बाद फुल बेंडिंग कब अचीव होगा और पूरा नहीं हो पा रहा है तो क्या किया जाए? हाँ, आई अंडरस्टैंड कि 90 डिग्री तक आपने बहुत ही मतलब आपको खुद पता होगा कि 90 डिग्री तक उसको अचीव करने में कितनी आपको दिक्कत आई होगी। बट 90 से बाद वाला फेस, जितना आपका जो ऑपोजिट लेग है, जो एकदम नॉर्मल लेग है, वहाँ तक पहुँचने में उसमें बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इसका डॉक्टर ये भी बोलते हैं कि 90 के बाद नहीं मुड़ता नहीं, तो आप हल्का हल्का आप दूसरे अपने हाथ से या किसी बैंड से या किसी कपड़े से उसको आप ऐसे लगाकर उसमें नी में वो हल्का अपनी तरफ खींच सकते हैं उसको। बट मेक श्योर ज़्यादा नहीं खींचना, हल्का हल्का, ताकि आपका जो नी से स्ट्रेंथ आए, ना कि आप बहुत ज़बरदस्ती उसको खींच रहे हैं। ज़बरदस्ती नहीं खींचना है, हल्का हल्का है कि उसको सपोर्ट देना है ताकि आपका नी और बेंड हो पाए। अब अगला क्वेश्चन है कि मैं फास्ट वॉक कब से कर सकता हूँ? ब्रिस्क वॉक हो गया, कब से मैं जॉगिंग कर सकता हूँ, रनिंग कर सकता हूँ? तो देखो आपका जब जॉगिंग वाला, फास्ट वॉक वाला या जॉगिंग वाला बोलो, फास्ट वॉक आप 5 महीने के अराउंड, जब आपको सर्जरी के 4 से 5 महीने हो जाते हैं तब आप कर सकते हैं। उसके बाद 6 महीने के आसपास, 5 से 6 महीने के आसपास आपकी जॉगिंग अलाउड हो जाती है। देन आफ्टर 6 मंथ्स, मतलब कि 6 to 7 मंथ्स आपकी रनिंग हो जाती है। बट एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, ये चीज़ें तभी अलाउ होंगी तब आपकी रिकवरी एक अच्छे लेवल पर होगी। हो सकता है किसी को डॉक्टर आपको 9 मंथ्स के बाद भी कंसिडर कर सकता है कि आप अब स्टार्ट करिए अपनी रनिंग। तो सबका एक जो प्रोटोकॉल होता है वो डिफरेंट हो सकता है, बट मेक श्योर आपकी जो रिकवरी है वो अच्छे लेवल पर हो, तभी आप रनिंग जल्दी कर पाएंगे। अदरवाइज़ डॉक्टर जैसा बोले आप वैसे ही फॉलो करें। कोई भी वीडियो देखकर या कहीं ऑनलाइन पढ़कर किसी भी उस चीज़ में ना आए जिसमें आपको कॉस्ट बेयर करना पड़ जाए। मेनिस्कस रिपेयर कब करते हैं और रिमूव कब करते हैं? तो देखो मेनिस्कस रिपेयर, एक सिंपल सा मैं एग्जांपल बताता हूँ जो मुझे डॉक्टर ने बताया था कि जैसे मान लो एक पेपर होता है, आप पेपर के 2 टुकड़े हो गए, तो आप उस पेपर को सिल सकते हैं, राइट? अब उस पेपर के मैं कहता हूँ 10 टुकड़े हो गए, तो वो सिलने लायक रहेगा? नहीं रहेगा। तो उसी में होता है आपका मेनिस्कस रिमूव। तब आपके जो उस मेनिस्कस के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं, तो जितना भी डैमेज पार्ट होता है उसको निकाल दिया जाता है। रही बात अगर आपके बहुत ऐसे टीयर है, मान लो 2 आपका टीयर है, तो उसमें क्या करते हैं लोग, आपके स्टिचेस, जो डॉक्टर हैं आपके स्टिचेस लगा देते हैं। अब कहते हैं कि भाई इससे फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, उन्होंने हमारा जो डैमेज पार्ट था निकाल दिया। फ़र्क ऐसा कुछ नहीं पड़ता है, बट बाकी आपको लेट 50s में, 60s में जाकर, तब जाकर जो एक होता है कि ओल्ड एज में जाकर हमें घुटनों में जो जिसको दर्द बोलते हैं वो फील होता है। बट उसमें भी उन्होंने बताया था कि अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो वो पेन का लेवल कम हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आफ्टर सर्जरी, क्या किया जाए? तो देखो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव जितना आप रखोगे, सिंपल सी बात है, जितना आप नेगेटिव थॉट्स लेकर चलोगे, एटीट्यूड लेकर चलोगे, पेन को हमेशा इस तरीके से काउंट करोगे कि यार पेन हो रहा है तो मैं नहीं करूँगा, तो आप जो ना करने वाला एटीट्यूड रहेगा वो आपके बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाला, चाहे आप कितने भी डिप्रेशन में चले जाओ या किसी चीज़ में भी चले जाओ। उसका बेस्ट चीज़ तो यही है कि आपको पॉजिटिव रहना है, अपने माइंड को हमेशा वो वाली पिक्चर, बड़ी पिक्चर, कि कब आप रनिंग कर पा रहे हो, अच्छे से वॉक कर पा रहे हो, उसी पे फोकस करना है। और उसी को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ, इन तीनों चीज़ों पर फोकस करना है। और मेंटल हेल्थ के लिए आप वो वाली वीडियो देख लेना, जो आपका नेगेटिव थॉट्स है वो दूर करने में आपका ये वाला वीडियो बहुत ही हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रॉपर वॉक के लिए क्या करें? तो मैंने जैसे बताया कि आप बैलेंसिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कांटेक्ट करें तो वो आपको बताएंगे कि आप प्रॉपर वॉक कैसे कर पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन जो कमेंट्स में पूछा गया, मुझे कोई स्पोर्ट्स में नहीं जाना, क्या मुझे जिम करना चाहिए? तो इसका देखो सिंपल सा आंसर है, क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा था कि कुछ लोगों ने पूछा भी था वहाँ पे डॉक्टर से कि हमें ज़रूरी नहीं है कि हम जिम करें। मतलब उन्होंने खुद ही बताया था कि अगर आपको स्पोर्ट्स में जाना है तो आप उस हिसाब से स्ट्रेंथ बिल्ड करेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स में क्या होता है आपको डाइव लगानी पड़ती है, इधर भागना पड़ता है, मतलब बहुत ही सडन मूवमेंट्स होती है उसके अंदर।
तो उस टाइम पर आपके जो लेग्स है उस हिसाब से बेल्ट होनी चाहिए। तो जिम उस टाइम मैंडेटरी बोलते हैं, और जो एक्सरसाइज करना होता है वो तो अच्छी बात होती है, हमारी स्ट्रेंथ बिल्ट होती है। बाकी डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपका एकदम एक्टिव नहीं है तो आप फिजियोथेरेपी कीजिए, उसके बाद हल्की फुल्की एंकल वेट से एक्सरसाइज कीजिए, वो आपके लिए इनफ रहेगा। बट वो ये भी कहते हैं कि आप जितने एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आपकी बॉडी के लिए बेटर रहेगा। सो अगला क्वेश्चन आया कमेंट्स में कि डेविड टेस्ट क्या होता है। तो डेविड टेस्ट के बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, वो आप देख लेना। बाकी जो डेविड टेस्ट हर हॉस्पिटल में हर डॉक्टर में ज़रूरी नहीं है कि आपका स्ट्रेंथ चेक करने के लिए वो डेविड टेस्ट करे। जहाँ मैंने सर्जरी कराई वहाँ पर डेविड टेस्ट होता था, इसलिए मैंने आपको डेविड टेस्ट के बारे में बताया। डेविड टेस्ट में क्या होता है, आपके नी की स्ट्रेंथ को चेक किया जाता है। आप मंथ बाय मंथ जिस हिसाब से आप प्रोग्रेस करते हैं उसी के बेस पर डॉक्टर आपको आगे के प्रोटोकॉल्स बताते हैं, आगे की एक्टिविटी बताते हैं। सो अगला क्वेश्चन कमेंट्स में जो पूछा गया वो था कि इंडियन टॉयलेट्स में कब से बैठ सकते हैं आफ्टर सर्जरी। तो आफ्टर सर्जरी जब आपका जो स्क्वाट्स का लेवल है तब आप फुल स्क्वाट्स लगा पाते हैं तो आप इंडियन टॉयलेट में भी बैठ पाते हैं। इसका सिंपल सा रिलेशन वही है। और इसमें टाइम कितना लगता है, तो कुछ को 5 महीने 6 महीने इसके आसपास आपको इतना टाइम लग जाएगा, 4 महीने भी लग सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर रिकवरी प्रोसेस। अब अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो था कि कितने मंथ बाद पहला जैसा कॉन्फिडेंस आएगा। सो इसका सिंपल सा आंसर है, आपको फुल रिकवरी में तो देखो 9 से 12 महीने लग जाते हैं। बाकी वॉक वगैरह में आपको 5 से 6 महीने बाद आप पहले जैसा फील करने लग जाओगे। तो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और आई होप इससे आप बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि क्रैकिंग साउंड आती है, जैसे कि कट कट जब आप एक्सरसाइज करते हैं चलते हैं तो उस टाइम पे आती है। तो क्या ये बात नॉर्मल है? तो जी हाँ, बिल्कुल ये बात नॉर्मल है। आपके नी से कट कट की साउंड आना, क्रैकिंग साउंड आना नॉर्मल है। और इसको दूर होने में मतलब मैं तो अभी भी फील करता हूँ, मेरे नी से अभी भी आवाज़ आती है कभी चलने उसने में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सर्जरी का मार्क दिखाई देगा या नहीं। तो सर्जरी का मार्क जो है वो आपका दिखाई देगा और ज़्यादा बड़ा नहीं होता। मैंने जो आप फर्स्ट वीडियो देखोगे मेरा, उसमें मैंने दिखाया भी होगा कि कितना बड़ा मार्क होता है। आपका इतना बड़ा मार्क होगा जो सर्जरी का होता है, और ओवर द टाइम वो हल्का हल्का फेड होने लगता है लेकिन कम्प्लीटली नहीं जाता है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 2 हफ्ते बाद स्टिचेस रिमूव होते हैं लेकिन छोटे छोटे दाने क्या है। तो देखो, जो छोटे छोटे दाने नहीं है वो पहली बात वो निशान है, जब आपके सुचर्स लगते हैं उन सुचर्स का निशान है। अब अगला क्वेश्चन था कि फिजियो कब तक करनी होती है। तो देखो, जो मेरी फिजियो चली थी वो चली थी जब जिम से पहले 3 से 4 महीने के आसपास मेरी फिजियो चली थी और उसके बाद मेरा जिम इंट्रोड्यूस हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पटेला के नीचे लॉकिंग एंड नी से क्रैकिंग साउंड आना, इज इट नॉर्मल इन इनिशियल डेज। सो पटेला के नीचे, पहली बात तो मैं बता दूं पटेला क्या होता है। तो जैसे आपका ये नी है, नी के ऊपर आपने देखा होगा इतना बड़ा कैप जिसको बोलते हैं नी कैप। नी कैप को एक पटेला बोला जाता है और उसके अंदर लॉकिंग साउंड फील होता है क्योंकि स्टार्टिंग के डेज में तब तक आपका एक बहुत ही मूवमेंट, एक स्मूथली मूवमेंट नहीं मिलता, तब तक वो लॉकिंग वाला फील होता है। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं ऐसे ऐसे आपकी ये जो लॉकिंग वाली चीज़ है वो दूर होती चली जाती है। इनिशियल डेज में जो क्रैकिंग वाला मैं बता ही चुका हूँ कि ये नॉर्मल होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि फिजियोथेरेपी का कितना खर्चा आता है। तो देखो यार, फिजियोथेरेपी का जो खर्चा है वो तो आपका जहाँ से आप कराएंगे लोकल में सबके रेट्स अलग अलग होते हैं, सबके सेशंस के हिसाब से होते हैं, तो ये तो आपको वहीं से पता चल पाएगा, आप लोकल में जाके पता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि मेनिस्कस टियर के सिम्टम्स क्या होते हैं और डॉक्टर ने अगर सर्जरी के लिए बोला है तो कब करानी चाहिए। तो पहली बात तो मेनिस्कस टियर के जो सिम्टम्स होते हैं, आपको चलने में पेन होता है और दूसरी चीज़ें तब आप स्टेयर्स चढ़ते हैं, स्टेयर्स चढ़ने में बहुत पेन होता है। रही बात डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला है तो क्या हम इसको डिले कर सकते हैं। जितना आप इसको डिले करते रहेंगे उतना ही ये आपके डैमेज होने के चांसेस को इंक्रीज़ करता रहेगा। तो बेटर ये है कि आपको डॉक्टर की एडवाइस सुननी चाहिए और लेनी चाहिए और अपनी सर्जरी उसी हिसाब से प्लान करनी चाहिए। सो अगला क्वेश्चन पूछा गया, एवरी मंथ एक्सरसाइज की वीडियो बना के डालोगे। जो भी मेरा डे 1 से लेकर 9 मंथ्स तक था, मैं उसमें सारे अपने सेशंस को, अपने फेजेस को मंथली बाय मंथली एक वीडियो बना के डालूँ। तो ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए, कमेंट करके बताइए आपको जिस हिसाब से चाहिए, मैं आगे आके बना के डालूंगा उस पर।
अगला क्वेश्चन था कि एक्सरसाइज करते वक्त क्या पेन फील होता है। तो देखो, एक्सरसाइज करते वक्त पेन तो फील नहीं होता, बाकी लेग एक्सटेंशन में हल्का फुल्का पेन फील होगा, क्योंकि उस टाइम उसमें आपका जो ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है आपके नी की, तो उस टाइम थोड़ा बहुत पेन फील होता है, बट सपोर्ट से करेंगे तो वो भी नहीं होगा और ओवर द टाइम वो भी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि विच सर्जरी इज़ बेटर, हमें किस सर्जरी के लिए जाना चाहिए। तो मैंने जो बताया आपको कि मेरी जो ट्रेडिशनल सर्जरी है, जो बायो स्क्रू सर्जरी से मेरी सर्जरी, मुझे मेरे हिसाब से वही बेटर लगी एज मेंशन बाय डॉक्टर। बाकी आप जो अदर सर्जरीज़ हैं वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप उसके लिए जा सकते हैं या नहीं, ये आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, ये आपके ऊपर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि फर्स्ट 4 वीक्स का एक्सपीरियंस कैसा था। तो देखो, फर्स्ट 4 वीक्स में मतलब स्टार्टिंग के 2 वीक्स में जब तक मेरे सुचर जो रिमूव नहीं होते वो थोड़ा तो पेनफुल रहता ही है, और ऊपर से बेड रेस्ट, बट स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें मैं देखो फर्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसमें आप देखोगे तो अच्छे से समझ आएगा। बाकी मोटा मोटा मैं बता दूँ कि हर दिन एक जंग की तरह होता है, आपको अपना नी मोड़ना होता है, फिर से डेली दिन में कम से कम 3 बार एक्सरसाइज करनी होती है, और स्टार्टिंग के 5 दिन तो मुझे एक हैवी वाला हेडेक रहता है, वो भी एनेस्थीसिया की वजह से, क्योंकि बहुत हैवी इंजेक्शन होता है वो, तो उसमें तो आप बैठे होने पर भी आपको एक ऐसे लगेगा कि आपका ऐसे बैक बोन में ऐसे ऐसे करके भी कुछ ऊपर चल रहा है, फिर नीचे चल रहा है, ऊपर चल रहा है, तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा था। बट ओवरऑल अब आप देख ही सकते हो बाकी के वीडियोस में कि अभी मेरी क्या कंडीशन है। अगला जो मेरे को एक फीडबैक मिला था कमेंट में कि वॉकर की आदत हो गई है, बट डॉक्टर ने डिसकंटिन्यू के लिए बोला है, तो अब क्या करना चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि आपकी बॉडी को पिछले 6 हफ्ते से आप वॉकर के सहारे चल रहे हैं, 4 हफ्ते 6 हफ्ते से, अब कैसे उसको छुड़ाया जाए। तो देखो, सिंपल सा है, पहले आप स्टिक का यूज़ कर सकते हैं, डॉक्टर ने बोल दिया डिसकंटिन्यू के लिए, लेकिन एक मन में होता है ना कि हमारे फियर रहता है कि हम गिर ना जाए, कुछ ना हो जाए, तो इसका एक तो बैलेंसिंग एक्सरसाइज है, जो कि मैं इस वीडियो में तीसरी बार बता रहा हूँ, बैलेंसिंग एक्सरसाइज रहेंगी। और दूसरी चीज़ है कि स्टार्टिंग में अपने आप से ये मत बोलो कि मैं जैसे वॉकर हटा तो मैं एकदम चलना स्टार्ट कर दूँ, नहीं, आप वॉल सपोर्ट के साथ चलना स्टार्ट कीजिए, चीज़ों को पकड़ पकड़ के, चीज़ें बेड को पकड़ के, जो भी आपके आसपास घर में चीज़ें हैं उन चीज़ों को पकड़ पकड़ के धीरे धीरे पहले प्रैक्टिस कीजिए, देन धीरे धीरे करके आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा और आप नॉर्मल चल पाएंगे। जो अगला कमेंट था वो न्यूट्रिशन वाले वीडियो पे आया था कि वे प्रोटीन कौन सा सही रहेगा। तो देखो, वे प्रोटीन में आप मेक श्योर कि उसके अंदर कम से कम एक स्कूप में आपको 24 से 25 ग्राम के आसपास तो प्रोटीन मिले ही मिले, बाकी उसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें ना हो, शुगर वगैरह सब चीज़ें कम हो। इसमें ध्यान रखना कि वे आइसोलेट होता है, उसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो अच्छी क्वांटिटी में मिलता है, क्योंकि वे कॉन्सेंट्रेट जो होता है, वे कॉन्सेंट्रेट में जितने कार्ब्स मिलते हैं उतने ही आपको प्रोटीन मिलते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप वे आइसोलेट के लिए जाए। अब अगला जो कमेंट आया था उसमें लिखा था कि वॉकर के बिना चलने पर लगता है अभी ठीक नहीं हुआ है और कहीं ACL खिंच ना जाए, हमारा ACL लूज़ ना हो जाए, तो अब क्या करना चाहिए, हमें बहुत डर लगता है। तो देखो, पहली बात तो ये जो ACL खिंचने वाला चीज़ है वो ऐसे नहीं होता है, आप तब तक ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बाकी एक मन में फियर तो रहता ही है, मेरे भी दिमाग में था कि यार कहीं ACL खिंच ना जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, लूज़ ना हो जाए ACL, बट डॉक्टर ने एक बोलते हैं ना कि बताया कि ऐसा नहीं होता है, आप एक्सरसाइज करते रहिए। और वॉकर के बिना एक होता है ना साइकोलॉजिकली, उस हिसाब से हमें बॉडी को आदत पड़ जाती है, तो हमें उस चीज़ से थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। थोड़ा ये एक बात होती है कि फेस द फियर, तो उसको आप फेस करिए, आगे बढ़िए, धीरे धीरे करके सपोर्ट के साथ आगे चलना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें सॉल्व हो पाएंगी। अगर आप डर के रहेंगे कि यार कुछ ना हो जाए, तो उससे क्या होगा, आपकी रिकवरी बहुत स्लो हो जाएगी, और हम तो चाहते हैं हमारी रिकवरी फास्ट हो। तो रिकवरी फास्ट किस चीज़ से होगी, एक पॉजिटिव एटीट्यूड और माइंडसेट से होगी, और रेगुलर एक्सरसाइज करने से होगी। अगला जो क्वेश्चन था वो था कि मेनिस्कस में कितने स्टिचेस लगे थे मुझे, तो उसमें मुझे 1 लगा था। अगला क्वेश्चन था कि भाई डेविड टेस्ट हम कहाँ से कराएं। सो इसका जो आंसर है बहुत ही सिंपल है कि जहाँ मैंने अपना फिजियो कराया, जहाँ मेरा ट्रीटमेंट चला, जहाँ मेरी सर्जरी हुई, वो सफदरजंग हॉस्पिटल में हुई। तो सफदरजंग हॉस्पिटल वालों का जो प्रोटोकॉल है वो डेविड टेस्ट के बिहाफ पर आपकी रिकवरी को जज करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि और हॉस्पिटल में क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से वो जज करते हैं आपकी रिकवरी को। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे कहाँ से कराया, तो मेरे पास तो इसका आंसर यही है कि आप
जो सफदरजंग हॉस्पिटल है वहाँ पे डेविड टेस्ट होता है, बट डेविड टेस्ट ऐसे नहीं करते। फिजियोथेरेपिस्ट आपका जो डॉक्टर है वो लिखता है आपके पेपर पर कि डेविड टेस्ट के लिए अब जाना चाहिए, और डेविड टेस्ट के अंदर 2 मशीनों पे बिठाते हैं आपको, लेग एक्सटेंशन पे और लेग कर्ल पे बिठाते हैं, फिर वहाँ पे आपकी स्पिन चेक करी जाती है। अब अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो था कि सर्जरी मैं कहाँ से कराऊँ। तो देखो इसमें आपको जो है विजिट्स करनी पड़ेगी मंथली बेसिस पर। आप चाहें तो कहीं से भी करा सकते हैं, बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपको डॉक्टर की जो एडवाइस है वो फ्रिक्वेंटली चाहिए होती है। तो हर 6 हफ्तों में 4 हफ्तों में आपको डॉक्टर विजिट करनी पड़ती है, और बीच में बहुत सारे इश्यूज़ भी है, कभी इन्फेक्शन हो गया, कभी कुछ हो गया, तो वो सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए ही आप ऐसी जगह से कराएं और जहाँ से आपको सक्सेस रेट ज़्यादा दिखता हो, जहाँ पे कोई ऐसा ना रहा हो पास में कोई ऐसा सीन कि ऐसा कुछ हो गया, आप ऐसी जगह से सर्जरी करा सकते हैं। वो आपके हाथ में है। ये सारी चीज़ें आप हमेशा अपने पॉइंट दिमाग में लेकर चलें, और बेस्ट उसके लिए कि आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती है वो मैंने वीडियोस में बता रखा है, वो आप वीडियोस देखें, उसके बाद पॉइंटर्स बनाएं अपने, देन आप सर्जरी के लिए कहाँ से करानी है वो आप डिसाइड करें। अब मेरे से पूछा गया कि रनिंग कितने टाइम बाद स्टार्ट की मैंने, तो मैंने आपको जो बताया था कि डेविड टेस्ट जब मेरा हुआ था तो उसमें जो डॉक्टर्स की एक्सपेक्टेशंस थी बहुत, उसके हिसाब से रिजल्ट जो था वो सही नहीं था। बट 2 महीने मैंने अच्छे से न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया, एक्सरसाइज पे और अच्छे से ध्यान दिया और अच्छे से करी, तो जो रिज़ल्ट थे बहुत ही ज़्यादा, डॉक्टर्स के वर्ड्स है कि बहुत ही इंप्रेसिव थे। तो उन्होंने उस चीज़ को देखते हुए मेरी 7th मंथ में रनिंग स्टार्ट करा दी थी, बट उसमें कुछ इशू आया था, वो मैंने वीडियो में आपको बता रखा है। बाकी मोटा मोटा यही है कि मेरी 7th मंथ से रनिंग स्टार्ट हो गई थी, और अच्छे से मैं फुल पेस पे 8th मंथ में दौड़ पा रहा था। अब अगला जो क्वेश्चन पूछा गया वो था कि इंजरी के बाद कितने टाइम बाद मैंने सर्जरी कराई। तो मुझे 28 अगस्त को क्रिकेट खेलते हुए मैच खेल रहा था, मैं फील्डिंग कर रहा था, उस टाइम मुझे चोट लगी थी। तो उस टाइम तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि सर्जरी करानी पड़ेगी, बट सारी चीज़ों मैंने वीडियो में बता रखा है। तो मुझे 28 अगस्त से लगाकर 24 नवंबर को मेरी सर्जरी हुई। तो गैप कहें तो 28 अगस्त से सितंबर 1 महीना और अक्टूबर 2 महीना, तो लगभग 3 महीने के बाद, मतलब 3 महीने से कम का टाइम था, 2.5 महीने 2.5-3 महीने के आसपास ही, इतने टाइम बाद मैंने सर्जरी करा ली थी, और उसमें भी मेरा मेनिस्कस टियर हो गया था। तो आई वुड सजेस्ट कि जितना लंबा ना खींचा जाए, जितना जल्दी करा जाए वो ज़्यादा बेटर। तो मेरे पास जो क्वेश्चन आया था कि कैन यू मेक अ वीडियो ऑन टोटल बजट, तो अब इस पे मैंने आपको बता दिया कि देखो सबका जो एक्सपेंसेस होते हैं हर हॉस्पिटल के अलग अलग होते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि खाली आप ये चीज़ें आपके इसमें ऐड ऑन होने वाली हैं, तो आप, मुझे नहीं पता कि आप इंडिया में कहाँ पे रह रहे हैं या इंडिया के बाहर कहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे चीज़ों को लेकर क्या चीज़ है। तो इसमें एक बजट मैं डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर जगह के रेट अलग है, हर हॉस्पिटल के चार्जेस अलग है, हर डॉक्टर की फ़ीस अलग है, हर सर्जन की फ़ीस अलग है, को सर्जरी का कॉस्ट अलग है, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग है। बाकी आपको एक रफली आइडिया चाहिए, तो जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं अभी तक ACL सीरीज़ के ऊपर, आप उस ACL सीरीज़ से अपने पॉइंटर्स नोट डाउन कर सकते हैं, तो आपको एक एस्टिमेटेड लग जाएगा कि हाँ यार इतना खर्चा तो मेरा होने वाला है। अब अगला क्वेश्चन है, ये बहुत लोगों की हेल्प कर सकता है, कि मुझे पूछा गया कि मैं फाइनेंशियली ठीक नहीं हूँ, तो कोई ऑल्टरनेटिव है इसका कि जिससे मैं सर्जरी करा सकूँ। तो देखो जहाँ तक है इसका एक फाइनेंशियली सॉल्यूशन है, जिसमें आपका जो इलाज है फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। बाकी मेनिस्कस का जहाँ तक है, मुझे इसमें मेनिस्कस नहीं होता है, बट आपका ACL रिकंस्ट्रक्शन ज़रूर हो जाता है। तो आपने सुना होगा आयुष्मान भारत के बारे में, आप आयुष्मान भारत से आप अपना कार्ड बना सकते हैं, और उसके अंदर आपको जो इलाज है ACL का वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। उसका जो प्रोसेस होता है वो हॉस्पिटल में आप जाकर समझ सकते हैं, क्योंकि लोगों ने इससे आयुष्मान भारत से इलाज कराया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जिम स्टार्ट करने के बाद आपको कब लगा कि आप पहले जैसे हो गए हैं, आप नॉर्मल पहले जैसे हो गए। तो इसका देखो सिंपल सा आंसर है, मुझे 7 मंथ में लग गया था कि हाँ नाउ आई एम गेटिंग बेटर, क्योंकि सबसे जो लास्ट जो फेस होता है रनिंग होता है। अगर आपने रनिंग अच्छे से कर ली तो मान लो बहुत चीज़ें आपने अचीव कर ली। तो रनिंग मेरी अच्छे से हो ही रही थी, और 6 से 7 महीने बाद मुझे लग रहा था कि हाँ भाई अब काफ़ी बेटर हो गया है, और अब 10-11 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं मुझे सर्जरी को, तो मैं सारी एक्सरसाइज करता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती मुझे। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जो लेग पतली हुई है वो नॉर्मल कब तक होगी।
मतलब कि जो आपकी थाई है, एक जो नॉर्मल है वो तो नॉर्मल है, जिसकी सर्जरी हुई है वो कब तक ठीक होगी, कब तक नॉर्मल होगी। तो उसका सिंपल सा आंसर है, आपको कम से कम 10 से 12 महीने के बीच आपको लगेंगे, क्योंकि मुझे इतना टाइम ही लगा है एक्सरसाइज करते करते। तब जाके मुझे अब कॉन्फिडेंस आया कि हाँ पहले जैसे बेटर हो रहा है। अभी भी 90-95% हुई है, ये नहीं बोलूँगा एकदम 100% नहीं। तो जो चीज़ है वो आपके सामने है। अब अगला क्वेश्चन था कि हम क्रॉस लेग करके कब बैठ सकते हैं, क्या आलती पालती करके बैठ सकते हैं? नहीं, तो आप बैठ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ही आप 6 महीने बाद ही, 6-8 महीने बाद तब आप बैठ सकते हैं। और यहाँ पे मुझे एक और क्वेश्चन याद आया जो मैं बताना चाहूँगा कि लोगों ने पूछा था कि हम बाइक और कार कब से चला सकते हैं। तो बाइक और कार आप स्टार्टिंग में, एक किसी से बात हुई थी मेरी इंस्टा पे शायद, उन्होंने बताया था कि मैं 2 महीने बाद ही मैं स्कूटी चला रहा हूँ, 3 महीने बाद ही। सो ये चीज़ ना करें आप, कम से कम 5 महीने के, 4 से 5 महीने के आसपास ही बाइक और कार आपको अलाउड होती है। क्योंकि होता क्या है ना कि डॉक्टर क्यों मना करते हैं, इसके पीछे रीज़न ये है, अब आपका ACL नया बनाया तो 3 महीने में उसमें ब्लड सप्लाई होने में बहुत सारी चीज़ें होती है कि इंटरनली चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसमें टाइम लगता है। अब मान लो कहीं आप स्कूटी चला रहे हो और अचानक से झटका आ गया या कुछ आ गया, उससे आपके ACL पे चोट लग गई, तो बहुत ही दिक्कत वाला फेस हो जाता है वो वाला। सेम विद कार, अब कार में अचानक से आपको क्लच दबाना है, ब्रेक दबाना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए डॉक्टर मना करता है कम से कम जब आपका जो ACL है उसके अंदर स्ट्रेंथ बिल्ट हो जाएगी, तब आप जाकर आप गाड़ी चलाइए या बाइक चलाइए। तो इसलिए वो बोलते हैं कि कम से कम 4 से 5 महीने के लिए चीज़ों को अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेटर। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मेरी ACL सर्जरी को 1 साल हो गया है, लेकिन मैंने एक्सरसाइज नहीं की, ना ही रनिंग करी। अब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है पहले जैसा कि मैं रनिंग कैसे कर पाऊँ। तो देखो सिंपल सा आंसर है, अगर आपने एक्सरसाइज नहीं करी और आपने अच्छे से फिजियोथेरेपी नहीं करी, तो आपका जो मसल है वो तो वीक रहेगा ना। डॉक्टर कहते हैं कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं, तब आपका मसल जो है वो स्ट्रांग बनता है। अब आपने उस चीज़ को मौका ही नहीं दिया, आपने इग्नोर करा कि, और बहुत लोगों ने सोचा भी होता है कि मतलब यार अब तो सर्जरी हो गया, अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने आप ठीक नहीं होता है, ये ACL का केस डिफरेंट होता है। और भी अगर सर्जरीज होती हैं तो उनका केस भी डिफरेंट होता है। हर केस में आपको फिजियोथेरेपिस्ट तो चाहिए ही चाहिए। और जब आप फिजियोथेरेपी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तब आपके नी में स्ट्रेंथ बिल्ट होती है, और जब वो स्ट्रेंथ बिल्ट होती है तब जाके आपके मसल्स भी स्ट्रांग होते हैं, और स्ट्रांग होते हैं तब आप जाके रनिंग के लिए जा पाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है और आपने अच्छे से नहीं करी है, तो पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगा, आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएँ और अपना रूटीन पता करें, अपने डॉक्टर से फिर से बात करें कि भाई मेरे साथ ये इशू हुआ है, अब वापस से कैसे उसको एक फास्ट पेस पे कैसे ले जाया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन मेरे से पूछा गया कि मैंने फिजियोथेरेपिस्ट कहाँ से करे। तो देखो मेरी जो फिजियो चली थी वो सफदरजंग हॉस्पिटल स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर से ही चली थी, जहाँ मैं मंथली जाता था। अगला क्वेश्चन था कि सर्जरी के कुछ वीक्स बाद इन्फेक्शन लग रहा है तो क्या करें। तो ये चीज़ मुझे भी लगी थी, तो मैंने विदाउट एनी डिले मैं डॉक्टर के पास गया था, और उसमें से कुछ लिक्विड निकल रहा था, जो वुंड होता है जहाँ पे आपके स्टिचेस लगते हैं उसके अंदर से। तो मैंने विदाउट एनी डिले मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने बोला था उस टाइम कि कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। उन्होंने कुछ मेडिसिन लिखी एंड विद इन 1 वीक मेरा वो ठीक हो गया था। बाकी इन कमेंट्स के अलावा मेरे पास और भी कमेंट्स आए कि ये वीडियोस काफ़ी मोटिवेशन है, उनके लिए इंस्पिरेशन है। तो मुझे सही बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा खुशी हुई है इस चीज़ को लेकर के। जो इंटेंट था मेरा इन वीडियोज़ को लेकर वो काफ़ी क्लियर था कि जो चीज़ मैंने फील करी है वो और किसी को फील ना करनी पड़े। एटलीस्ट आप लोगों को एक बेसिक आइडिया लग जाए कि हाँ यार ये चीज़ें होने वाली है, तो उस तरीके से हमें अपना माइंड प्रिपेयर करना है। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चंस मैंने पिक किए जो बहुत ही कॉमन थे कमेंट्स में। अगर कुछ मिस हो गया है तो आप मुझे बाकी की प्लेलिस्ट देखकर और उसके बाद कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। स्ट्रांग रहे, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, और आप फिर से रनिंग कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।